नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम का। दोस्तों, मैथमेटिक्स की ये क्लासेस विशेषकर हम लोग एनटीपीसी की प्रैक्टिस के रूप में कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संख्या पद्धति देख रहे हैं अभी। और ये संख्या पद्धति की आज अंतिम क्लास होगी। इसके बाद फिर कल से हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी दो चार कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस रह गए थे उनको इसमें मैंने कवर कर लिया है। इसके बाद फिर कल से नया टॉपिक, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है 8 की पावर 10 गुणे में 9 की पावर 10 और 7 की पावर 8। कह रहा है इसके गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने अब क्लास नहीं याद है पर पिछली क्लासों में टोटल गुणनखंड सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पे चर्चा की है। शायद वहां पे हमें नहीं ध्यान है, पर शायद अभाज्य गुणनखंडों की अभी चर्चा नहीं हुई थी। तो उस पे जो भी क्वेश्चंस बने हैं आपके एनटीपीसी में वो मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये संख्या आपको सामने जो दिख रही है, इसमें से सिर्फ आपको 7 जो है यही एक अभाज्य संख्या है, बाकी सारी ये भाज्य संख्या है। 8 हुआ, 9, ये सारी भाज्य संख्याएं। हाँ, ये आपको याद रहना चाहिए। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्याएं जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, मतलब दो ही नंबरों से वो डिवाइड हो, जिसमें से एक 1 तो कॉमन ही है, 1 सबको डिवाइड करता है। उसके बाद वो सिर्फ खुद से डिवाइड होना चाहिए, स्वयं से जो डिवाइड हो, और एक से। तो दो ही गुणनखंड जिस संख्या के होते हैं उसको कहते हैं अभाज्य। इसके अलावा अगर किसी संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाएं, उस स्थिति में हम उस संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है, पहले दिया गया है 8 की घात 10 गुणे में 9 की घात 7 और गुणे में 7 की घात 8, ठीक है। तो इसको हम 8 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे, ठीक है। पावर जैसी की वैसी लगी रहने दें, चाहे आप 2 गुणे 2 गुणे 3 बार लिख लें फिर उसकी पावर 10 कर लें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3 और इसकी टोटल पावर 10 ऊपर चली रही है। गुणा करके ये 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और पावर ऊपर 7 चली रही है, और 7 तो हमारी पहले से ही अभाज्य संख्या है, तो इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है। अब हम इसको सरल करें तो 2 की घात ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर m की पावर n इक्वल टू x की पावर mn हो जाती है, वो वाला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को शायद आप पता है, नहीं पता है तो जब हम घात के सवाल घातांक में पढ़ाएंगे तब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे वहां पे, ठीक है। इसके बाद ये 3 और 3 के ऊपर जो घात है इसकी ऊपर वाली घात से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 सत्ते 14, ये 3 की घात 14 और गुणे में 7 की घात 8। अब आपको अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य जो भी संख्याएं हैं इनका टोटल गुणनखंड बताना है। तो ये इसका मतलब ये 2 की घात 30, मतलब 2 30 बार आया हुआ है, 2 क्या है अभाज्य संख्या। 3 14 बार आया है, 3 भी अभाज्य है। 7 8 बार आया है, 7 भी अभाज्य है। तो बस इन घातों को जोड़ लें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 30 प्लस 14 प्लस 8, इनको जोड़ेंगे तो 30 14 6 22, 14 6 20 और 2 22, ठीक है, 52 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई नंबर है उसके हम टुकड़े करेंगे तो उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, बस वही हमको बताना है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चंस बने हैं दो चार वो सारे देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको क्लियर बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे दिया गया है यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से है। ये 25 की घात 12 गुणे में 10 की घात 7 और गुणों में 14 की घात 7। अब यहाँ पर 25, 10 और 14 ये तीनों भाज्य संख्याएं, हमें इनको अभाज्य में बदलना पड़ेगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करनी। तो इस 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 या 5 स्क्वायर भी लिख सकते हो, 5 गुणे 5 उसकी घात 12। इस 10 को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5, भाई 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, इसकी घात क्या है 7। 14 को देखें तो 2 गुणे 7, 2 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, इसकी घात 7। अब बस इसी को आपको सरल करना है। 5 की घात ये भी 12 और ये भी 5 की घात 12, तो अलग अलग चाहे लिख लें चाहे एक ही बार में 24 लिख लें। 5 की घात 12 और 5 की घात 12। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 की घात 7 है और 5 की घात 7 है, फिर इधर भी 2 की घात 7 है और 7 की घात 7 है। ठीक है, यहाँ 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो 5 की घात 12 ये, 12 ये, 12 दूनी 24 और 7 ये, तो 5 की घात टोटल 31। गुणे में 2 जितने भी हों उनकी घातों को जोड़ने, 1 2 ये और 1 2 ये, गुणे में घातें जुड़ेंगी, 7 इसकी घात 7 उसकी घात तो 14। गुणे में 7 की घात सिर्फ 7 अकेला है, 7 की घात 7। अब बस अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखेंगे तो बस घातों को जोड़ ले। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 31 प्लस 14 प्लस 7। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31 और 4 35, 10 45 और 7 52, इसका भी आंसर 52। 52 टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा 30,030 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए कितनी होगी। कुछ नहीं करना, इसके गुणनखंड कर लीजिए और किससे भाग देना है, अभाज्य संख्या, क्योंकि हमको अभाज्य गुणनखंड ही पता करना है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 330 मतलब 30,030, और सबसे पहले जो जिस भी संख्या से भाग देंगे वो अभाज्य होनी चाहिए। सबसे छोटी 2, इससे चेक कर लेते हैं क्योंकि इसके अंत में 0 है इकाई अंक पे, तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 1 कम 2, 1 उधर गया, 2 पंचे 10, 0, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 2 पंचे 10। फिर ये अब 5 1 10, 5 1 10, 10 12, 3 से ये विभाजित हो जाएगा, 3 पचे 15 और 0, फिर ना जाने का 0, 3 पचे 15। इसके बाद ये 5 से चला जाएगा, 5 1 कम 5, 0 0 1। उसके बाद देखें तो ये 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 1 कम 7, 3 0 30, 7 चौके 28 और 21 सातियां 21। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा, है ना, 11 1 कम 11, 11 तियां 33 और अंत में ये 13 से, 13 1 कम 13। तो पूछ रहा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। यहां से यहां तक काउंट कर लीजिए, सारे लगातार अभाज्य संख्याएं हमें दिख रही हैं, 2 3 5 7 11 13, 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्याएं अभाज्य जो है वो 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है ना, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से कॉन्सेप्ट दूसरा है, ये शून्यांकों की संख्या, ये हमने पिछली क्लासों में नहीं बताया, ये रह गया था, इसको भी हमने इस क्लास में कवर कर लिया है।
कहने का मतलब किन्हीं भी संख्याओं की गुणा करेंगे, जो भी प्रोडक्ट, जो भी उनका गुणनफल आएगा, उसमें शून्यों की संख्या पूछता है। कितने शून्य दाहिनी ओर से होंगे, बीच के शून्य की बात नहीं करता है, बीच के आप बता भी नहीं सकते हैं, पीछे से काउंट करके दाहिनी तरफ से कितने लगातार शून्य आएंगी उसकी बात करता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या, पहले थोड़ी सी बात आप सुन लीजिए कॉन्सेप्ट के बारे में, बाकी जब कभी हम इन चैप्टरों को डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, अभी ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे करा है, क्वेश्चन उठाया सॉल्व करा दिया, लेकिन जब हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर को, हर टाइप का जो भी प्रश्न आपका बनेगा उसको डिटेल में, चाहे वो बच्चा मैथ पढ़ना समझना ना जानता हो उसे भी समझ में आए, और जो अगर कोई बच्चा अच्छे लेवल पे मतलब मैथ को पढ़ता है उसका भी कुछ नहीं तो उन कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सके, रिवीजन कर सके, है ना। तो हर एक बच्चे के लिए वो क्लासेस बेनिफिटेड होंगी, ठीक है। तो वो चीज बाद में हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। क्या है, शून्य की संख्या बताने के लिए, जैसे मान लेते हैं हम आपसे कहें कि 1 2 3 और 4 इनकी गुणा कीजिए, देखते हैं प्रोडक्ट कितना आएगा। इनकी गुणा करेंगे, 4 3 12 दूनी 24, 24 हमारा गुणनफल आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 और एक अंक और ले लिया 5, इनकी गुणा की आपस में तो 5 1 20, 20 3 60 दूनी 120, 120 आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे जीरो नहीं आया गुणनफल में, यहाँ पे आ गया, ऐसा क्या मतलब इसमें बढ़ गया था जो ये जीरो आ गया। तो आप कहेंगे यहाँ सर 1 2 3 4 तक ही नंबर थे, ये एक्स्ट्रा 5 आया, इसका मतलब जीरो के लिए 5 तो जिम्मेदार हुआ ना, ये बढ़ा जीरो आ गया, 5 जिम्मेदार होता है इसके लिए, ठीक है। अगर हम कहें सिर्फ 5 बीच से हम गायब कर दें, ये हमने 2 गायब कर दिया, 4 गायब कर दिया, बोला अब आप गुणा कीजिए, तो 1 3 और 5 इनकी गुणा की तो कितना आया योग गुणनफल 15। यहाँ जीरो दिख रहा है नहीं, मतलब 2 को निकाला, ये 4 मतलब इसमें भी 2 ही है, ये मत कहना 2 और 4 निकाला, 4 को भी तो 2 गुणे 2 ही बोलोगे ना। कहने का मतलब 25 लिखा है तो 5 गुणे 5 ही बोलोगे, ये नहीं बोलोगे ये 25 है, उसमें भी 5 ही है 2 बार। वही चीज 2 निकाल दिया तो भी जीरो चला गया। तो कहने का मतलब मेरा ये था, शून्य के लिए आपके सिर्फ 2 ही नंबर जिम्मेदार होते हैं, वो होते हैं 2 और 5। जब ये आपस में मिलेंगे पक्की बात है ये जीरो जरूर देंगे, है ना। 2 और 5 की जब गुणा होगी तो 10 बनेगा, 10 बनेगा तो उसमें जीरो आएगा। जितने बस आपको पता क्या करना है कि जितने भी जोड़े इन दोनों लोगों के बनेंगे उतना ही शून्य उसमें आएगा, ठीक है। जोड़ा कैसे पता करेंगे, जैसे मान लिया हमने आपसे, अब यही क्वेश्चन जैसे आप देख लीजिए पहले, क्योंकि ज्यादा अगर हम कॉन्सेप्ट गहराई से बताने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर इतने सारे क्वेश्चंस कराना संभव नहीं है ना, ये प्रैक्टिस के लिए पर्पज से है सिर्फ। बाकी डिटेल में जब पढ़ाएंगे, भले एक क्लास में आपको 4 ही सवाल समझा पाए पर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देंगे, है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है 1 से 25 तक की संख्याओं का गुणनफल और उसमें दाहिने छोर से शून्य की संख्या कितनी होगी। 1 से 25 तक की संख्याएं सबको गुणा किया गया है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे करते करते कहां तक गया है 25। लगातार संख्याएं हैं ये एक तो, है ना। लगातार संख्याओं के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी होता है, तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको ये पता करना है, अगर आपको ये पता चल जाए कि 2 कितना आया और 5 कितना आया, बस हमें शून्य की संख्याएं पता चल जाएंगी। 2 यहाँ पे भी आया, 4 में भी 2 होगा, 6 में भी 2 होगा, 8 में भी 2 होगा, 10 में भी 2 होगा, है ना। तो 2 आने की संभावनाएं ज्यादा है। इसका ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा आएंगे, 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, जो चीज कम मिलती हो उसको पकड़ना है। 2 और 5 में 2 ज्यादा मिलेगा आपको, 5 थोड़ा कम मिलेगा 2 की अपेक्षा, है ना। तो 5 को इसमें ढूंढो, 5 के कहां कहां मिलेगा, 4 के बाद एक 5 मिलेगा यहाँ पे। फिर अगर हम आपसे कहें 5 कहां पे मिलेगा, तो 6 में भी 5 नहीं, 7 में भी 5 नहीं,
8 में भी 5 नहीं, 9 में भी 5 नहीं, जहां कहीं पे भी 10 होगा उसमें जरूर एक 5 मिलेगा कि 5 गुणे 2, यहाँ एक 5 मिलेगा। उसके बाद 11, 12, 13, 14 कहीं नहीं मिलेगा आपको। 15 में फिर 5 देखने को मिलेगा, मिलेगा ना 5 या 15, तो एक 5 यहाँ मिलेगा। उसके बाद 20 पड़ेगा, इसमें भी भैया 5 देखने को मिलेगा, 5 गुणे 4, ठीक। उसके बाद 25 ये दे ही रखा है आपके सामने ही है, इसमें 2 5 दिखेंगे आपको, 5 गुणे 5। अब हम आपसे कहें कितने 5 इसमें हो गए, तो यहां से गिनिए आप, एक ये है, 2, ठीक है, 3, 4, 5 और 6। कहने का मतलब इसमें 6 तो 5 मिलेंगे हमको, और 2 6 से ज्यादा ही होंगे, आप काउंट कर लेना। तो यहाँ देखो 2, एक ये हो गया, 4 में 2 गुणे 2, 3 यही हो गए। जब 6 का निकालोगे तो 2 एक 6 में मिलेगा, फिर 8 में मिलेगा, 3 2 8 में ही मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब 2 जितने भी होंगे वो 5 की संख्या से ज्यादा ही होंगे। अच्छा, जोड़े, जब मान लो जोड़ा कैसे आप कंफर्म करेंगे, हमने कहा किसी भी नंबर में 2 की संख्या 11 है, ठीक है, और 5 की संख्या सिर्फ 3 है। हम आपसे पूछे 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, तो भैया 5 3 है ना, 2 को 11 बार लिखोगे, 2 2 2 2 2, 5 को सिर्फ 3 ही बार तो लिखोगे, 3 ही है, तो जोड़े तो सिर्फ 3 ही लोगों के बनेंगे ना बस, है ना। जिनकी संख्या कम होती है उतना ही जोड़ा बनता है। तो 5 यहाँ पे 6 बार मिला, 2 तो पहले से ही ज्यादा बार है, तो हमारी कम संख्या 5 की है। 6 5 है, इसके मतलब 6 जोड़े बनेंगे, और हमने बताया है जितने भी 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो दाहिनी छोर से आपको मिलेंगे। तो आपको कितने जोड़े बने, 6। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 शून्य दाहिनी ओर से होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या है, अगर संख्याएं क्रम से और स्टार्टिंग से दी गई हैं, प्रथम से 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 500 तक, तो उसके लिए एक तरीका होता है भाई, अब यहाँ 1 से लेके 25 तक सीरीज थी तो आपने कर लिया, अब 1 से लेके 500 तक सीरीज दे दो, तब के 5 पता करते रहोगे बैठे। उसके लिए ये तरीका ये होता है, जैसे हमारी ये सीरीज जो चल रही थी, ये सीरीज 1 से 25 तक की थी, तो लास्ट वाला नंबर अगर सीरीज स्टार्टिंग से चल रही है तो उस नंबर को पकड़ेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 5 से करते हैं 5 25, और फिर देखें तो 5 से फिर चला जाएगा, 5 कम 5, शेष से मतलब नहीं है कितनी बार जा रहा है, बस उतने से ही मतलब है। अभी हम एक दो और सवाल जब इस टाइप से कराएंगे समझ में आएगा। तो ये तो हमारा संख्या है जिसको मैंने भाग दिया है, ठीक है ना, ये भाजक का ये भाज्य, इसको ऐड नहीं करना है, जो हमारे भागफल थे उनको ऐड करना। 5 25 ये भागफल है, 5 कम 5 ये भागफल है, इन नीचे वाले दोनों को जोड़ लो बस, 5 और 1 6, बस पता चल गया 25 में 5 जो है वो कितने बार मिलेगा, 6 बार। आंसर बस फटाक से लगा दो 6, ठीक है। 100 वाला भी हो सकता है, मतलब इससे बड़ी कोई सीरीज होगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये 2 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट तो कई बनते हैं पर जो आपके पेपर में आए हुए हैं वो कॉन्सेप्ट जो अलग अलग टाइप के थे वो सारे इसमें बता दिए। अब ये थोड़ा सा बस लॉजिक है इसमें, उसको समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे एक सीरीज और आपको दे दी है, 25 तक की है, पर इसमें एक चीज नोटिस करना, कह रहा है इस सीरीज को एक साथ गुणा किया है, 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, 7 के बाद फिर कैपिंग है ना 2 2 की, 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, ऐसे करते करते 25 तक उसने गुणा कराई है, और बोला है गुणनफल में दाहिनी छोर से शून्य की संख्या कितनी होगी। तो अब हमने आपको जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी, तब जब हमने 2 4 मतलब सम संख्याएं निकाल दी थी, तो बचा कौन था, 1 3 5, गुणा की थी, जीरो गायब हो गया था ना, 5 या 15। इसका मतलब ये था कि अगर कोई विषम संख्याओं की सीरीज दी गई है, जब तक 5 आता है विषम में और 2 आता है सम में, तो सम और विषम दोनों मिलना चाहिए, है ना। 5 विषम में ही आता है, विषम में नहीं, 5 के लिए बता रहे हैं, 2 तो विषम में आएगा नहीं, 5 तो सम में भी मिल जाएगा आपको, जैसे सम संख्या 10 है उसमें 5 मिल जाएगा। मतलब सम नंबर की अगर सीरीज चल रही होगी तो उसमें शून्य आएंगे, लेकिन अगर विषम नंबर की सीरीज चल रही है तो विषम में सम तो मिलेगा नहीं, और सम
2 और विषम 5 जब दोनों मिलते हैं तभी 0 बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सीरीज चल रही है विषम की, इसमें 2 आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई सम संख्या होगी नहीं, सम संख्या में ही 2 छुपा होता है, विषम में कभी आपको 2 नहीं मिलेगा। तो ये है विषम सीरीज। तो इसका आपको सोचने की भी जरूरत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा कोई शून्य आएगा ही नहीं, शून्य शून्य होगा, एक भी शून्य नहीं उसमें होगा, 0 कोई शून्य नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये सीरीज चल रही है विषम संख्याओं की, और ये सीरीज 1 से 25 तक दी है, आपको कितनी भी लंबी दी होती कोई मतलब नहीं था, 0 आंसर उसका, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अभी इसका जो सम संख्याओं वाली सीरीज है वो भी शायद हो। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, करने का तरीका हम आपको बता देंगे बस। अब जैसे ये सम संख्याओं की सीरीज, ठीक है, 2 चल रहा है, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, और ऐसे करते करते 26 तक गए हैं भैया, है ना। अब विषम वाली में तो ये निश्चित है 0 आपको नहीं मिलेगा, पर सम वाली में 10 छुपा है, 10 में भी 5 दिख जाता है। कहने का मतलब ये है 2 जो है वो विषम में घुसता नहीं है जाके, लेकिन विषम जो 5 है वो विषम में भी छुपा रहता है, मिल जाता है। तो 10 में भी आपको 5 मिलेगा, 20 में भी आपको 5 मिलेगा, जितनी 0 वाली संख्या है 30 में भी 5 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे 0 आएंगे कंफर्म है, कितने आएंगे ये बस पता। अब 1 से लेके सीरीज अगर कंटिन्यूअस चल रही होती तो हम इसका वो तरीका लगा सकते थे, जो बस लास्ट वाले नंबर को पकड़ा और 5 पता करना है तो 5 से भाग दे दिया, भागफल को काउंट कर लिया, हम पता चल गया 5 कितनी बार आए। पर यहाँ ये भी तो नहीं है भाई, 1 गायब है, 1 के बाद 3 गायब है, 4 के बाद 5 गायब है, तो इसमें वो चीज नहीं अप्लाई कर सकते। फिर क्या करेंगे भाई, इसका छोटी सीरीज है तो आप पता भी कर सकते हो कि 5 कहाँ कहाँ मिलेगा। जैसे आपको हम बताएं 10 में 10 आएगा कहीं पे, 10 में एक 5 मिल जाएगा आपको। उसके बाद 15 इस बार इसमें सीरीज में आएगा ही नहीं, विषम संख्या है, सम संख्या की सीरीज चल रही, इसका मतलब उसके बाद आपको सिर्फ 20 मिलेगा। 20 में 5 आएगा, 5 चौके 20, 2 की संख्या तो ज्यादा होगी क्योंकि समी संख्या है, सम में 2 मिलेगा, तो सिर्फ 5 को पता करो। 20 में मिला, 20 के बाद 25 विषम संख्या है, वो इस सीरीज में होगा नहीं, इसके मतलब सिर्फ 1 5 ये आया, 1 5 ये आया, 2 5 आएंगे, 2 ही शून्य इसमें होंगे गुणनफल में, आंसर भी हमारा 2 हो जाएगा। पर अगर ये बड़ी सीरीज होती तो दिक्कत देता है ना। उसके लिए ये तरीका है कि जैसे इसको इरेज करते हैं फिर आपको बता, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 और ऐसे करते हुए 26 तक, है ना। तो हम देखें ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणा 1, जुगाड़ कर सकते हैं ना, जुगाड़ बना लो बस। 2 को 2 गुणा 1 लिख लिया, 4 को 2 गुणा 2 लिख लिया, 6 को 2 गुणा 3 लिख लिया, 8 को सॉरी 2 गुणा 4 लिख लिया, ऐसे चलते चलते 26 ही हमारा 2 गुणे 13 हो जाएगा, है ना। कितनी भी बड़ी सीरीज हो अपने बना लेंगे। कहने का मतलब 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, और ऐसे कितने 13 बार मिले ना, तो 2 13 बार इस सीरीज में हमको मिल गए अलग से। उसके बाद कौन चीज मिल रही है, ये सीरीज बन गई आपके पास 1 2, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ऐसे 5 5 करते हुए 13 तक। ये अब हम आपसे कहें तो ये जुगाड़ वही तो बन गया, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूस नंबर है, तो 13 में आप पता कर लो 5 कितनी बार आएगा, 5 दूनी 10। मैंने बोला था सिर्फ भागफल से मतलब रखना, शेष फल से नहीं। 5 दूनी 10, 3 शेष बचे, उससे हमें मतलब नहीं है, 2 बार में भाग गया, अब 5 से इसमें तो भाग जाएगा नहीं, मतलब बस इसको तो ऊपर काउंट करना नहीं है क्योंकि इस संख्या को मैंने भाग दिया है, ये भाज्य, भाज्य नहीं काउंट करते हैं, बस भागफल। तो ये 2 बता दिया इसने, 13 में 5 कितनी बार आएगा, 2 बार, बस 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका हम अपना सकते हैं अगर बड़ी सीरीज होगी तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये उसी टाइप से बिल्कुल 3 गुणे 6, अब ये देखो है बड़ी सीरीज है, बड़ी सीरीज है।
अब इसमें अगर हम पीछे वाली सीरीज की तरह चेक करने को बैठ जाएंगे एक एक नंबर लेके तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हर चीज जानो, हर चीज समझो, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए किस चीज की पता नहीं है ना। अब इसको इसी तरीके से लगा सकते हैं कि 3 गुणे 1, इस 6 को हमने तोड़ लिया, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 सब में मिल जाएगा ना आपको, और ये सीरीज बन रही है हमारी 3 गुणे 1, 2, 3, 4, ऐसे करते 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 3 गुणे 200, समझ गए। तो इसमें से 3 हमको कितनी बार मिल गया, यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे करते करते 200 पदों में, तो 3 की पावर 200, 3 तो 200 बार मिल गया। उसके बाद में ये सीरीज बन गई मेरे पास, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते कहां तक, 200 तक। अब भैया ये सीरीज जब बन गई है ना, तो हमने बताया था ना, जब एक से स्टार्टिंग से लेके कोई सीरीज हो, बहुत सिंपल तरीका इसका, आखिरी वाला नंबर पकड़ा, 5 से भाग दे दो, 5 पता करना है 5 से भाग दे दो, 2 पता करना है 2 से भाग दे दो, है ना। 5 से भाग दिए, 5 चौके 20, 0। फिर 5 से 40 में भाग दिया, 5 अट्ठे 40। फिर 5 से 8 में भाग दिए, 5 एकम 5। अब 1 में भाग जाएगा नहीं, है ना। तो बस इस नंबर को नहीं काउंट करते हैं क्योंकि ये भाज्य है, इसी में तो हमने भाग किया है। नीचे वाले भागफल जो होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं, 40, 8 48, 1 49, 49 5 मिलेंगे तो 49 ही हमारे शून्य आएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से भी आ जाता है, इसलिए एक इस तरीके का भी क्वेश्चन मैंने उठा लिया था, दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। अब इसमें करना क्या, हमने बोला था आपको सिर्फ किससे मतलब रखना है, 2 और 5। 45 दिया है, 64 दिया है, 625 दिया है, 12 और 35 कहा है इसके गुणनफल में कितने शून्य होंगे दाहिनी। तो अगर इसको हम तोड़ें तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 9 गुणे 5, मेरे को 5 मिला, ऐसे तोड़ना है कि 5 या 2 इनमें टूट जाए। यहां अगर हम देखें तो ये तो ऐसे ही पता होगा आपको, 2 की पावर कितनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, ये 2 की घात 6। थोड़े ये पचम 25 या 75, सॉरी पचम 25, पंचे 125, पंचे 625, 5 की घात 4, ये 2 गुणे 2 3, 2 गुणे 2 4, 12 है, और ये 7 पचे 35। बस आपको 2 और 5 पकड़ लो, बाकी इससे मतलब नहीं, मैं 9 से मतलब नहीं, 2 से मतलब, इससे मतलब, इससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब। अब आप देखो 5 कितने, 2 कितने, पहले देखो 6 यहाँ है, एक ये 7, एक ये 8, मतलब 2 की पावर 8, और 5 कितने हैं, तो 5 4 ये, एक ये 5 और एक ये 6, 5 की घात 6। तो जो कम होंगे उतने जोड़े बन पाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा वाले ऐसे रहेंगे ना। यहाँ 2 8 बार है, 5 6 बार है, 6 जोड़े बनेंगे 2 गुणे 6 के, 2 गुणे 5 के, सॉरी। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, 4 1 5 और एक 6 ही मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, उत्तरोत्तर भाग का, क्रमशः भाग देने का। ठीक है, होते बहुत ही सिंपल है, पर अब जब ये भी कॉन्सेप्ट और तरीके के क्वेश्चन थे तो हमने सोचा 2 4 क्वेश्चन इनके भी हो जाने चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, कह रहा है कि एक संख्या है 667, 667, कह रहा है इसको जब क्रमशः या उत्तरोत्तर 8 7 और 5 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः शेष ज्ञात करें। ज्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि पहले हम इसमें इस संख्या में 8 से भाग दे दें, जो शेष आएगा वो हो गया, फिर इस संख्या को हमने 7 से भाग दे दिया, 6 6 7, फिर जो शेष आएगा वो एक आंसर हो जाएगा, फिर इस संख्या में 5 से भाग दे देंगे 6 6 7 को, जो मतलब शेष आएगा वो मेरा एक आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों शेष आंसर हो जाएंगे।
पर इसका मतलब ये नहीं होता है, क्रमशः का मतलब ये नहीं कि पहले 8 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दो, 5 से भाग दे दो। इसका तरीका, इसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे 6 6 7 को पहले हमने 8 से भाग दिया, देते हैं पहली बार, 8 अट्ठे 64, 2 बचा 7 लिया, 8 तिया 24, कितना शेष मिला आपको 3। यहां तक तो सही थे आप, पर अब अगली बार जब 7 से भाग दोगे आप, तो इस संख्या को नहीं दोगे, जो इस संख्या ने भागफल दिया है इसको भाग दोगे, जिस तरीके से मासा निकालते थे आप। तो अब 7 से इसके भागफल को मतलब भाग दो, 83, 7 एकम 7, 1 बचा 3 लिया, 7 एकम फिर 7, कितना बचा 6। तो आपको अब तीसरे निकालने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन में यही इसी में दिया है 3 6 और तीसरा 1 आएगा, पर देख लेते हैं। अब इसका भागफल जो हमें मिला 11, अब इस 11 में 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, कितना शेष बचा 1, मतलब 3 6 और 1। ये आपका आंसर सी राइट होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको भाग देना है। उत्तरोत्तर का मतलब यही होता है, जो भागफल मिलता जाएगा हमें, अगली वाली संख्या से उसके भागफल में भाग देते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें। वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसे, सॉरी आगे का पीछे हो गया, वह न्यूनतम संख्या जिसे 2 3 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 प्राप्त होता, तो वह संख्या बताइए। अब यहाँ पे संख्या पूछ दिया, लेकिन उसने दो चीजें दे दी हैं, पहले संख्या दी थी तो शेषफल पूछा था, या शेषफल दे दिया है तो संख्याएं पूछ दी हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा एक कॉलम जैसा बना लेना है, ठीक है। किससे किससे भाग दिया गया, क्या क्या शेष आया वो नोट डाउन कर लो आप। पहले 2 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया, है ना। शेषफल क्या मिला, 2 से जब भाग दिया 1 मिला, 3 से दिया 2 मिला, और इसमें 3 मिला। उसके बाद जब आपसे न्यूनतम संख्या की बात करें, तो हम अंतिम भागफल जो लास्ट में मान लेते हैं कि ये 1 हुआ होगा। तो एक फॉर्मूला होता है भाज्य पता करने का, ये आपको पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये शायद पढ़ा होगा, बिल्कुल पता होगा आपको। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हमने भागफल 1 मान लिया, तो ये तो इधर भाजक है, भाजक गुणे भागफल होता है ना, 5 एकम 5 और शेष इधर दे रखा है 5 एकम 5 और 3 8, तो यहाँ पे वो संख्या 8 रही होगी। ऐसे ही यहाँ पे भी वही स्टेप फॉलो करो, 3 अट्ठे 24 और 24 और 2 26, ये संख्या 26 रही होगी। यहाँ पे भी वही करो, 26 दूना 52 और 1 ये 53, अंतिम जो संख्या हुई होगी वो ये 53 थी, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 53 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको चेक करके भी आपको दिखाए दें। 53 जो आंसर मिला है, इसको पहले 2 से भाग दिया गया तो 1 शेषफल मिला, आप भाग दे के देखो, 2 दूनी 4, 1 3 लिया, 2 छंग 12, 1 शेषफल आया ना। इसके बाद इसका जो भागफल मिला हमको 26, इसको हमने फिर 3 से भाग दिया और शेषफल मिला 2, 3 अट्ठे 24, शेषफल कितना मिला 2 आया ना। उसके बाद क्या करना है, इसका जो भागफल मिला हमें 8, इसमें 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया 5 एकम 5, कितना मिला 3, 3 ही तो शेषफल ये भी बता रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरीके से करेंगे, बस ये छोटा सा डायग्राम जैसा बनाना है ना, आसान रहेगा कैलकुलेशन के लिए। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है जब एक संख्या को 6 4 और 3 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 2 और 1 प्राप्त होते हैं। यदि भाजक के क्रम पलट दिए जाएं तो क्रमिक शेष बताइए। बस थोड़ा थोड़ा सा हर सवाल में डिफरेंस है, और हमने 2 4 टाइप के इसीलिए उठा लिए कि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है वैसे ही हम अपना डायग्राम जैसा बना लेंगे। पहले हमने दिया है 6 से भाग,
फिर दिया है 4 से भाग, उसके बाद दिया है 3 से भाग, और शेष कितना मिल रहा है? तो पहले 3 मिला, फिर 2 मिला, फिर 1 मिला। तो पहले हम उस संख्या का पता लगा लें जिस संख्या में भाग दिया। तो जब हमें भागफल नहीं दिया होता है तो हम 1 मान लेते हैं ना। 3 एकम, 3 और 1 4, 4 चौके 16 और 2 18। फिर 18 और 6 की गुणा करो आप, और उसमें 3 ऐड कर दो। 18 सॉरी 90 और 108, और 3 उसमें जोड़ो 111। ठीक है, क्लियर कर लेना, ये कहीं पे मिस्टेक अगर हो जाए कैलकुलेशन में हमसे भी। सही है, चेक इसलिए कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन फंस जाएगा, सारी मेहनत खराब जाएगी। 111 हमें वो संख्या मिल गई जिसको हमने 6 4 3 से भाग दिया, तो शेषफल 3 2 1 प्राप्त। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इस संख्या में यदि भाजक के क्रम पलट दिए जाए, 6 से भाग दिया था, 4 से भाग दिया था, 3 से दिया था। अब कह रहा भाग आप 3 से दो, फिर 4 से दो, और फिर 6 से दो, और शेषफल बताओ क्या मिलेगा? तो भैया इस संख्या में 3 से भाग दे दो। 3 से भाग दो, 3 तियां 9, 9 के बाद 2 बचे, एक उतारा, 3 सत्ते 21, मतलब पहला शेषफल मिला 0। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। पर आप चेक करके देख लीजिए अपनी संतुष्टि के लिए भैया, 4 से भाग दे लीजिए आप। 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, एक बचा, वो यहाँ भी एक है ना। उसके बाद 9 मिला था, इसको 6 से भाग दे दो, 6 कम 6, 3 मिल गया। ये देखो है शेषफल, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बस इस तरीके से आपको वेन डायग्राम जैसा ये बनाना। डायग्राम क्या, ये इस टाइप का एक पहले छोटे पे गेम नहीं खेलते थे, उसी टाइप का है ये, जीरो क्रॉस वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या को कह रहे 4 5 और 2 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, पहले 4 से, फिर 5 से, फिर 2 से, जब भाग दिया जाता है तो 3 2 और 1 शेषफल मिलता है ना। यदि अंतिम भागफल 3 हो, इसने भागफल दे दिया, जब नहीं दिया होता तो हम 1 मानते थे। यहाँ पे इसने बोला है कि अंतिम भागफल 3 हो तो संख्या बताओ। 3 दूनी 6 और 1 7 ही हो गई। 7 बचे, 35 और 2 37। कैलकुलेशन ध्यान रखना आप लोग भी। 37 की 4 से गुणा करो, और ये 3 जोड़ दो भाई। 37 चौके कितना होगा? 7 चौके 28, 4 तियां 12, 148, और 3 और जोड़ दो 151, ये हमारी हो गई। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जब ये भागफल दे दे तब हम इसी के भागफल को सबसे नीचे यूज में लेते हैं ना, और जब भागफल नहीं देगा तब हम उस स्थिति में 1 मान लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक संख्या को 13 तथा 7 से क्रमागत विभाजित किया जाता है तो शेष है जो 8 और 6 मिलता है। अभी उसी तरीके से है, थोड़ा थोड़ा इनमें चेंजेस होगा। कोई संख्या है जिसको हमने 13 से भाग दिया, फिर 7 से भाग दिया, और मिला क्या? 8 मिला, फिर 6 मिला, प्राप्त होता है। कह रहा जब इस संख्या को 91 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बताइए। अब यहाँ पे अंतिम भागफल तो कोई दिया नहीं है, तो हम एक भागफल मान लेंगे। 7 एकम 7 6 13 हो गया, 13 13 में 169, 169 में 8 जोड़ 177, है ना। ये संख्या मिल गई। अब इस 177 में कह रहा है 91 से भाग दो भैया, शेषफल क्या है वो बताओ। 91 से ये शायद कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, सॉरी। 90 दूनी 180 ऐसे हो जाएंगे। तो 91 91 91, अब इसको घटा लीजिए आप। 6 यहाँ बचा, 8 यहाँ बचा, 86 शेष मिलेगा हमको। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये तो ऐसे ही थे, मैंने ले लिए क्योंकि आपके आए हुए एनटीपीसी में क्वेश्चन है, इस टाइप से भी आ जाते हैं, जरा देखना इन क्वेश्चन को। कह रहा है एक संख्या है 7, 2, 5, 1, 4, 3, 6, 8। इस संख्या के प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए, मतलब हर एक अंक को 9 से घटाना है। इनके सर पे 9 बना दो भैया, सबको 9 से घटा दो। घटाने से जो संख्या बनी, कह रहा नई संख्या में कितने सम अंक होंगे। बहुत ही कठिन क्वेश्चन था ये, इसलिए हमने ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब 9 में से 6 3 बचेगा, यहाँ 9 में से 3 6 बचेगा, 9 में से 4 5 बचेगा, 9 में से 1 8 बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, यहाँ 7 और यहाँ 2। कितनी सम संख्याएं हैं ये गिन के बताना है। एक ये है, एक ये 2, एक ये 3 और एक 4। इसके अलावा तो नहीं कोई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आया था इसलिए ले लिया, हमने अपने मन से नहीं दिए हैं, है ना। अब सिंपल है तो क्या हुआ, बता दिया आपको। ये एक संख्या दी गई है 3, 5, 4, 6, 9, 8, 3, 2, 9, और कह रहा है इसके प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं दाएं ओर जो है वो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो भैया व्यवस्थित कर लो। पहले सबसे छोटी संख्या आपको 2 मिलेगी, फिर क्या है 3 मिलेगी, फिर 3 मिलेगी, फिर 4, 5, 6, है ना। फिर कौन मिलेगा भाई, 6 है, 4, 5, 6, 8, 9, 9 हो गया ना। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 अंक, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 अंक। अब क्या कह रहा है, कह रहा व्यवस्थित किया जाए, कर दिया। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, मतलब अपनी जगह से कौन से चेंजेस हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है, ऊपर 2 था, यह 9 हो गया, यहाँ कोई चेंजेस नहीं। यहाँ भी चेंजेस है, 3 का 8 हो गया, 8 का 6 हो गया, 5 का 9 हो गया, और ये 6 का 4 हो गया, 4 का 3, 5 का 3, 2 का 1, मतलब 8 अंकों की स्थिति बदल जाएगी सिर्फ इस 9 की जगह पे 9 बना है ना। ये सारों की स्थिति, जितने भी सारे अंक हैं इनकी सबकी बदल जाएगी। 3 की जगह पे 2 हो गया, मतलब एक पिछली वाली स्थिति से ये स्थिति चेंज है ना। तो 8 नंबरों की स्थिति बदल जाएगी, एक अंक वैसे रहेगा। मूल वाली संख्या में भी जिस जगह पे 9 है, नई वाली संख्या में भी उसी जगह पे 9 है, बस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न का हर अंश से 8 अधिक है। कह रहा है जब अंश में 17 तथा हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो इसका मान 3/2 हो जाता है। भिन्न बतानी है आपको। देखो भैया, पहले हम बेसिक तरीके से थोड़ा बता दिए, उसके बाद आपको इस तरीके से नहीं करना है। हमने आपको बताया था वैकल्पिक विधि, विकल्प से इसको लगाएं, जल्दी भी होगी और आसानी भी होगी। लेकिन अगर उस टाइप से देखें तो उसने कहा किसी भिन्न का अंश जो है वो हर से 8 अधिक है। हर से 8 अधिक है मतलब हर अगर हमने x मान लिया तो अंश, उसका अंश, किसी भिन्न का हर अंश से 8 अधिक है, सॉरी, तो अंश को x मानेंगे तो हर हमारा x+8 हो जाएगा। ये भिन्न मिल गई हमें। फिर चेक कर लेना एक बार, हर ही है ना ज्यादा, किसी भिन्न का हर अंश से 8 अधिक है, ठीक है। अब कह रहा है जब अंश में 17, इसमें 17 जोड़ दिए, और हर में 1, इसमें 1 जोड़ दिया तो ये 3/2 के बराबर हो जाता है। सरल कर लो, ये x+17 ऊपर है, x+9 नीचे है, बराबर 3/2। तिरछी गुणा कर लो, 2 से ऊपर 3 से नीचे, 2x+34 और 3x+27। अब 2x ये उधर गए, x बन के रह गया, 3x में से माइनस हो गया एक, और उधर वाले भाई साहब इधर आए तो ये 7। तो कहने का मतलब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, मतलब हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान आपको 7 मिल गया, और भिन्न क्या थी आपकी, तो x/में x+8, ये भिन्न थी मेरी। तो x की जगह पे x की मान का मतलब वैल्यू रख दीजिए 7, और ये 7+8, तो 7/8 तक,
15। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। यहाँ पे सिंपल इक्वेशन बनी तो जल्दी सरल हो गया, कहीं पे अगर तगड़ी कैलकुलेशन होती तो हो सकता है टाइम लग जाता है। तो इसको आपको विकल्प से करना है। कैसे करना है? कह रहा है जब अंश में 17, जैसे पहला वाला ऑप्शन दिया, आप इसको चेक करना है। अंश इसका 3 है, हर इसका 11 है। इसने कहा अंश में कितने जोड़ रहे हैं? 17, और हर में कितने जोड़ रहे हैं? 1। जब ऐसा करते हैं तो अंश जो भिन्न मिलेगी वो 3/2 के बराबर हो जाएगी। 17 दिन 21/12 तो कटेगी ही नहीं किसी हालत में, नहीं 3 से कटेगी भी तो भी नहीं बराबर होगी। 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। ठीक है ना, 3/2 के बराबर नहीं हुई, ऑप्शन मेरा नहीं है सही। 5/13 को उठाया, जल्दी से कर लिया। जब आप करेंगे ना, प्रैक्टिस जब हो जाएगी तब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। इसमें किया तो 17 5 22 अपॉन में 14, ये भी 2 सत्ते 14, 2 11 22, 11/7 ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। 7/15 को उठा लिया, 7 में 17 जोड़े और 15 में 1 जोड़ा, तो ये हो गया 17 7 24 और ये 16 कट कर लिया। ये 4 चौके 16, 4 6 24, 2 दूनी 4, 2 3 6। देखो भिन्न बन गई ना 3/2। बस जैसे 3/2 जिस ऑप्शन ने दे दिया है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये होती है वैकल्पिक विधि। कुछ क्वेश्चंस मतलब ऐसे होते हैं जिनको इस तरह से लगाना ही बेहतर होता है। हमें ज्यादा ज्ञानी थोड़ी ना बनना है, अपना आंसर सही करना है, किसी भी तरीके से हो। आंसर सही हो, सिलेक्शन मिले, बस बात खत्म। बाकी मास्टर बनना हो तो भैया जरूरी है ना, मास्टरों को जरूरी भी समझाएगा, आएगा नहीं तो समझाएगा क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब किसी भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। चलो इसको वैकल्पिक विधि से ही करते हैं, है ना, बता दिया आपको हर चीज। इसको वैकल्पिक विधि से कर लेते हैं। 5/11 मैंने ले लिया। कह रहा है अंश व हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है। एक ऊपर जोड़ा, एक नीचे जोड़ा, कितनी भिन्न बन गई? 6/12 1/2 के बराबर बन गई। इसने कहा भी था कि उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता। इतना था, यहां तक तो बात इसने फॉलो हो गई। आगे क्या बोला? कह रहा है जब उस भिन्न में दोनों में से एक घटा दिया जाए। मतलब अभी काम और बाकी है, अभी यहाँ एक यहाँ घटाएंगे, एक यहाँ घटाएंगे, घटा दिया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। अब दोनों चीजें फॉलो करेंगी तभी वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 5 में से एक घटाया 4, इसमें से एक घटाया 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो भैया 2/5 बनी। मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। इतना चीज तो फॉलो हुआ, आगे नहीं फॉलो कर रहा। 3/7 को ले, एक जोड़ो इसमें, एक जोड़ो इसमें, ये बन गया 4, ये बन गया 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब ये तो 1/2 दे रहा है, पर भाई घटा के भी तो देखो। 3 में से एक घटाया, 7 में से एक घटाया, ये बचा 2, ये बचा 6, 2 एकम 2, 2 3 6, बन गई भैया 1/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। ये होती है वैकल्पिक विधि, है ना। पूरी इक्वेशन बनाओ, तिकड़म करो, टाइम लगाओ, वो तैयारी वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। समय बचाओ, सिलेक्शन पाओ, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बस में, बस बस तो देखी होगी ना। हाँ, एक बस में शुरुआती बिंदु पर लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है। मतलब बस स्टैंड से बस चली, वही तो शुरुआती बिंदु हुआ ना। एक बस में जब बस चली तब लड़कों की संख्या जो थी वो लड़कियों की संख्या से दुगनी थी। आगे कह रहा है रास्ते में जब 15 लड़के उतरे और 10 लड़कियां बस में चढ़ी तो लड़के लड़कियों की संख्या बराबर। कह रहा है यात्रा में जब शुरुआत हुई थी बस की, मतलब जब चली थी तो कितने लड़के उस बस में बैठे थे, वो पूछा। ये भी आपके आए हुए हैं, हम कुछ अपने पास से नहीं बनाते हैं ना, सब आपके आए हुए क्वेश्चन ये। तो देखते हैं भाई। कह रहा है लड़कों की संख्या जो थी लड़कियों से दुगनी थी। एक तरफ बॉयज लिख लो, एक तरफ गर्ल्स लिख लो। लड़कियों से दुगने हैं बॉय, तो लड़की को एक्स माना तो लड़के 2 ही एक्स हो गए। अब कहा कि जब बस चली रास्ते में ये सब हुआ तो एक लड़के थे, उसमें से जब रास्ते में 15 लड़के उतर गए तो भाई जितने बैठे थे 2 एक्स, उसमें से 15 कम कर दिए, ये 15 उतर गए थे।
उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि x लड़कियां जो थी, 10 लड़कियां बस में और आ गई, तो x जितनी लड़कियां थी 10 प्लस हो गई। कह रहा जब ऐसा काम हुआ तो लड़के लड़कियों की संख्याएं बराबर हो गई, तो बीच में बराबर के साइन लगा दो। ये इक्वेशन आपको एक मिल गई समीकरण, बस इसको हल कर लो, आंसर आ गया। छुटपुट यही सवाल था ये, ऐसा थोड़ी ना, लेकिन उन्होंने ले लिया इस तरीके की, किस तरीके से भी आते हैं। 40 क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये थोड़ी ना सब टफ ही आएंगे, 10-5 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। अब 2x में से एक एक्स इधर आएगा, x रह जाएगा। ये 10 की तरफ 15 इधर आएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, मतलब ये 25 बना देगा। तो x की वैल्यू जो है वो 25 आ गई। बस में लड़के थे कितने स्टार्टिंग में, 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी, 2 गुणा 25, मतलब 50 लड़के जब बस चली थी तब बैठे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 50 सी वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया है। ठीक है, और वहां पे थोड़ी सी बात ये रह गई थी कि सिर्फ कुल गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या का योग, इस पे ही दो बेस पे प्रश्न थे। पर इन पे और भी टाइप के बन जाते हैं। मान लिया अगर आपके पेपर में नहीं भी आया अभी तक और कहीं आ जाए तो एग्जामिनर का मूड है, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाए, तो इसलिए उस पे जो ये सम और विषम का अलग से कॉन्सेप्ट पूछ देता है, वो यहाँ पे आपको क्लियर करते हैं। जैसे उसने कहा है 120, 120 कोई संख्या है, कह रहा है इसके कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। पहले कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, फिर उसमें विषम गुणनखंड कितने, कौन कौन मतलब कितने होंगे वो ज्ञात करना है, फिर उसमें सम गुणनखंड कितने होंगे वो ज्ञात करना है। भाई जब टोटल गुणनखंड ज्ञात करोगे तो उसमें सम संख्याएं भी किसी का गुणनखंड मतलब हो सकती है, विषम भी हो सकती है, सबको अलग अलग भी पता पूछ देता है, तो अलग अलग संख्याएं भी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पावर वाली रूप में लिखना होता है, मैंने बताया था। तो इस 120 को इधर साइड में हम पहले कट कर लेते हैं। 2 से इसको देखेंगे, 2 छंग 12 0, 2 से 30 बार ये चला जाएगा, फिर 2 से 15 बार जाएगा, फिर ये 3 से 5 बार जाएगा, और ये फिर 5 से 1 बार। कहने का मतलब ये पावर वाला जो रूप है वो आपको मिल गया 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 1 और गुणे में 5 की पावर 1। ये 120 के आपके गुणनखंड निकल आए। कोई अच्छा यहाँ पे पूछ दिया आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कितनी है आपको सिर्फ पावर जोड़नी है, 3 1 4 1 5, 5 ही तो आपको दिख रही है इधर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो ये ध्यान रखना, मिक्स मत करना। जब सिर्फ अभाज्य की पूछेगा तो बस पावर वाले में तोड़ो और सिर्फ पावर जोड़ो, हो गया काम। लेकिन जब टोटल गुणनखंडों की संख्या कहेगा, अभाज्य अभाज्य नहीं लगाएगा, तब उसका तरीका दूसरा क्या होता है, देखो बता चुके हैं पिछली क्लासों में हम आपको, शायद पहली या दूसरी क्लास में ही बताया। क्या करते हैं, कुल गुणनखंड, तो भैया निकालो कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुछ नहीं, मैंने बताया था, फॉर्मूला भी एक लिखवाया था। जो पावर आपको ने मतलब जिस नंबर को पावर के रूप में जो लिखा है आपने, जो आपको पावर दिख रही है, पावर को एक एक बढ़ाओ और गुणा कर लो आपस में, वही आपका आंसर हो जाता है। मतलब ये 3 दिया है तो 3 प्लस 1, एक इसको बढ़ा लिया, 3 की घात 1 है, एक इसको और बढ़ा लिया, और 5 की घात भी 1 है, एक इसको और बढ़ा लिया। तो ये कहने का मतलब 4 हो गया, ये भी 2 ये भी 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आपके टोटल गुणनखंड इस 120 के। गुणनखंड मतलब 120 जो ये है, ये 16 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे ये भाग हो जाएगा, मतलब 1 से 2 से 3 से ऐसे करके 16 ऐसी संख्याएं होंगी जिससे ये 120 जो है वो विभाजित हो जाएगा। यही टोटल गुणनखंड का मतलब होता है, सारे गुणनखंड जो उसको विभाजित कर सकते। फिर आता है ये अगला वाला क्वेश्चन हमने लिया है इसी पे। अब मान लो आपको 16 संख्याएं, ये तो नहीं पता आपको वो 16 संख्याएं कौन सी होंगी, नहीं पता आपको, पर क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि उन टोटल गुणनखंडों का योग बताओ। पहले संख्या पता करो फिर उसका टोटल करो।
ये बड़ा टिपिकल चीज है, पर बड़े आराम से इसके तरीके हैं। उन सारी संख्याओं का योग भी हम निकाल सकते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल गुणनखंडों की संख्या निकल आई। दूसरा उसने बोला था, अब इसमें जैसे ही 16 नंबर जो होंगे, जो इस 120 को डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा, उसमें सम संख्याएं भी हो सकती है, विषम संख्याएं भी हो सकती है। वही चीज हमको अलग अलग बताई भाई कि भाई विषम वाले कितने हैं गुणनखंड और सम वाले कितने गुणनखंड। ठीक है, लिख लो आप विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो भैया सम वाले को छोड़ दो, विषम वाले को ले लो। विषम संख्या निकालनी है तो विषम की घात कितनी, एक। अब एक की पावर एक बढ़ाओ, एक प्लस एक, और 5 की भी पावर एक है, 5 की पावर एक प्लस एक, कहने का मतलब 2 गुणे 2, तो कितनी हो गई, 4। 4 उसमें ऐसे गुणनखंड होंगे जो विषम होंगे, है ना, अपने नेचर में विषम होंगे। अब यहाँ पे सम भी आपको बताना है। एक तरीका ये भी है कि टोटल हमको पता चल गया 16, उसमें से विषम है 4, तो टोटल में से 4 घटा दो, सम संख्याएं वाले कितने सम गुणनखंड होंगे, 8। भी एक तरीका है। पर आप अगर ये तरीका नहीं, डायरेक्ट पता चला आपको सम ही निकालना है, नहीं आप विषम निकालना चाहते, नहीं कुल निकालना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, तो सम वाले को जैसा है वैसे लिख लेना है, बस उसकी घात न बढ़ानी है न घटानी है, और बाकी जो विषम वाली है उनको बढ़ा देना है। अरे सॉरी, यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दिया, 16 में से 4 जाएगा, ये 12 आपका बचेगा। तो इस 3 को तो बढ़ाना नहीं है, बाकी विषम वालों को बढ़ा लेना है। 3 गुणे 2 आप गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, दूनी 12, तो 12 गुणनखंड हमारे सम होंगे। वही चीज यहाँ पे भी ऐसे माइनस करके भी निकल आई थी, पर ये डायरेक्ट है। मान लो आपको टोटल गुणनखंड नहीं निकालने, विषम नहीं निकालने, इतना काम अगर बचाना है, डायरेक्ट आपको सम पता करना, तो इसके लिए कहने का मतलब जब विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो सम वाली पावर को भूल जाएंगे, सिर्फ विषम वाली पावर बढ़ाएंगे और उसको लिखेंगे भी नहीं सम वाली को। लेकिन जब सम गुणनखंडों की संख्या पता करनी होगी तो सम वाली पावर लिखेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, सिर्फ पावर को लिख लेंगे और विषम वालों को बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, चलते हैं। और उसमें सिर्फ योग की बात कही गई है, इसी पे बेसिस। तो ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, उसी तरीके से कहा 60 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग बताओ, फिर विषम वाली संख्याओं का जो योग बनेगा वो बताओ, और जो समगुणनखंड है उनका अलग योग बताओ। उस तरीके का बस ये, बस इतने टाइप इसमें बनते हैं और कुछ बनेगा भी नहीं गुणनखंड से। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो इस संख्या को पावर में करना है, तो भाई 60 के टुकड़े कर लो इधर, 2 से 30 बार में गया, 2 से 15 बार में गया, फिर 3 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। कहने का मतलब 60 के जो हमको टुकड़े मिले वो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब सभी गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, सभी गुणनखंडों की संख्या, संख्या नहीं सॉरी, सभी गुणनखंडों का योग, जो भी इनके गुणनखंड रहे हैं उनका टोटल निकालना। सभी गुणनखंडों का योग, देखो भाई, जो 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 भी नंबर आपके हैं, आपके जैसे 2 है, 3 है, 5 है, हर एक नंबर को पकड़ना है, जीरो से घात लेके और जहां तक दिए वहां तक ले जाना है, बस इतना काम करना है आपको। जैसे 2 की घात 2 आपको दे रखी है, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1
प्लस 2 की घात 2, 2 तक पहुंच गए जीरो से, बस। फिर 3 को पकड़ो, 3 की घात 0, 3 की घात 1, बस। फिर 5 को उठाओ, 5 की घात 0, 5 की घात 1, बस। अब इनको सरल कर लो, ये आपके सभी गुणनखंडों का योग मिल जाएगा। किसी भी संख्या की घात 0 1 होती है, किसी भी संख्या की घात 1 तो वही संख्या होती है, 2 की घात 1 2, और 2 की घात 2 4। ऐसे ही 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 3, 5 की घात 0 1, 5 की घात 1 5, सबको सरल करो। 4 2 6 1 7, गुणे में 4 और गुणे में 6। अब 6 चौक 24 और 24 सत्ते 168, ये आपका टोटल जो भी गुणनखंड रहे हैं उनका योग आ गया। ठीक है, अब क्या करें, इस पे आ नहीं पाएगा सर, कोई बात नहीं, अगला पेज ले लेंगे हम। इसके बाद विषम गुणनखंडों का योग पता करते हैं। ये तो सभी गुणनखंडों का योग था, अब विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग, तो जैसे पीछे आपने विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने में किया था, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। कुछ नहीं करना आपको, 2 की ये जो सम संख्या है उसको भूल जाओ, उसको नहीं लिखना है। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ठीक है। 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, गुणा कर लो। 1 + 3 ये और 1 + 5 ये, तो 4 × 6 = 24। तो जो विषम गुणनखंड इसमें रहे होंगे उनका योग जो है वो 24 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम सम गुणनखंडों का योग। अगला पेज ले लेते हैं, अरे तो इरेज भी हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, अगर इरेज करेंगे तो आप लोग तो अब रह क्या गया था, सिर्फ सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग कैसे पता करेंगे, तो जैसे, इसीलिए हमने पिछले वाला क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन से रिलेटिव रखा, उसको रिलेट करो, आप इसको सॉल्व करो। हर आगे पे अगर हम 4 तरीके आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे उसमें विषम गुणनखंडों की हमने संख्या पता करना था, सम वाले को छोड़ दिया था, वैसे ही उसका योग जब हमने विषम वाले का ज्ञात किया तो सम वाले को छोड़ दिया, बाकी सबकी घातें 0 से लेके 1 वहां तक गए। अब विषम में भी वहां पे हमने सम वाले की पावर ली थी, बस बढ़ाया घटाया नहीं था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं, जैसे 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। 2 की घात 0 से नहीं शुरू करेंगे, बस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, बस स्टार्टिंग नहीं करते हैं। फिर उसके बाद 3 की घात 0, 3 की घात 1, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, ठीक है। इसके बाद अब इसको सरल कर लें, 2 की घात 1 2 और प्लस में ये 4, 3 की घात 1 प्लस 3 और ये 1 प्लस 5, कितना आया, 6 ये आपका, 4 ये आपका, 6 ये आपका, 6 चौक 24 और 24 छक्का, 6 चौक 24 का 4, 2 8 से 12 44, 144। ठीक है, तो आपका सम गुणनखंड जो होंगे उनका योग 144 आएगा। अब आप भाई टोटल कितना था आपका, ये भी तो पता कर सकते थे, यहाँ से टोटल से माइनस करके 24 को, तो 168 टोटल आया, 24 वाला योग
हटा दिया तो आपको कितना 8 में से 4 गए 4, 6 में से 2 गए 4 और एक सम वाला भी मिल गया। पर ये डायरेक्ट है, अगर मान लो टोटल नहीं निकालने को बोला, विषम वाला ही निकालने को बोला है ना, इसलिए ये जो डायरेक्ट मेथड है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सॉरी आपको बता दे। अपने पिछले पेज पे जाते हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। हमारा 168 और विषम वाला 24 और लास्ट वाला 44। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मेरा पर्पज सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, ताकि ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती है, किसकी पावर लेनी है किसको छोड़ना है, इस वजह से। पर इस टाइप से 2-4 सवाल आप करेंगे, 2-4 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इस चीज को आप याद रखेंगे। और इसी टाइप से याद रखना कि जैसा सेम गुणनखंड में संख्या ज्ञात करने में होता है, वैसे ही आपका योग में भी होता है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल से आपको नए टॉपिक की ओर ले चलेंगे। नए टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, और हमारा मतलब उद्देश्य यही रहेगा, आपको ऐसे बताएं ताकि समझ में आए, इस तरीके से बताएं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक ही काम, आप लाइक अच्छे से ठोक दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत के पीछे अगर 2-4 लाइक मिलते हैं ना अच्छे से, तो थोड़ा खुशी होती है और मोटिवेशन आप जानते हैं इससे मिलता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।